हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जीव विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात करी थी वो कुछ ऐसे कर ली थी कि मानिए कुछ इस प्रकार से बात करी थी कि ये आपकी ये नोस्ट्रिल है, ये नेज़ल कैविटी है, देन बकल कैविटी है और इन दोनों को मिला के ये नीचे रास्ता जा रहा है जो आगे जाके दो भागों में बट जाता है। यहाँ एक बॉक्स लगा हुआ है, ये चला जाता है आमाशय की तरफ। ये बॉक्स है जिसको हमने एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस या एडम्स एप्पल बोला था। और देन ये आपका ट्रैकिया था जिस पे सी प्रकार के कार्टिलेज लगी हुई थी। फाइनली हमने आपसे यहाँ तक की बात करी थी और आज जो इस बात को आगे बढ़ाने हैं और आगे बढ़ाने की जो बात करनी है वो कार्टिलेज से ही करनी होगी कि आज बस कार्टिलेज को ही आगे लेके चलना है। तो मैं ठीक से इसको बना लेता हूँ। जो कार्टिलेज है आपकी वो इस प्रकार आती है और इस प्रकार कार्टिलेज आती है। ट्रैकिया आती है और इसमें कार्टिलेज लगे होते हैं। कार्टिलेज मैंने बताया था उपास्थि है क्योंकि ट्रैकिया एक पाइप है और उस पाइप में हवा को रास्ता देने के लिए यहाँ पर कुछ उपास्थि होती है, क्योंकि जब हवा किसी भी पाइप से निकाली जाएगी या उसमें भरी जाएगी तो ठीक है, लेकिन जब निकाली जाएगी तो वो आपस में चिपक जाएगा और चिपकने से हवा का रास्ता बाधित हो जाएगा तो समस्या आ जाएगी। भाई कोई भी व्यक्ति है वो मर सकता है। इनका सी आकार होता है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया या ऐसे लिख देते हैं, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया थोड़ा सा नीचे जाता है। वैसे आप चाहें तो ट्रैकिया को छूकर देख सकते हैं। आप ये जो गले में ये जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है ये आपका एडम्स एप्पल है जहाँ से आप बोलते हैं या फिर जो ढकता है, रास्तों को डिवाइड करता है। इसके जस्ट नीचे आप अगर यहाँ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक कैड़ा कैड़ा लगता है दैट इज़ ये ट्रैकिया का लेवल है और ये जो आप छू पा रहे हैं दैट इज़ कार्टिलेज। यही कार्टिलेज है, उपास्थि जो कैड़ा कैड़ा सा होता है। जब ट्रैकिया को हम नीचे लेके जाते हैं तो ट्रैकिया दो भागों में टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। ट्रैकिया ऐसे दो भागों में टूट जाता है और जहां पर टूटता है उसको T5 लेवल बोलते हैं। अब ये T5 लेवल होता क्या है तो इसकी मैं आपसे बोन जब पढ़ेंगे, हम लोग बोन या माइंड पढ़ेंगे तो उस दौरान चर्चा करते मैं T5 लेवल बताऊंगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारी ये बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन, तो इस हड्डी की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उसका ही एक लेवल होता है कि उसका जो T5 लेवल है वहाँ पर जाकर ट्रैकिया दो भागों में टूट जाता है और इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। कौन सी? प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और इनमें भी कार्टिलेज होते हैं भाई, ये कार्टिलेज इनमें भी हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये टूट जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई जहां टूटती है वहीं से आप मान के चलिए ये इस तरीके से ये हमारे लंग्स में चला जाता है। दो लंग्स होते हैं हमारे पास लगभग, लेफ्ट एंड राइट, दो लंग्स यानी फेफड़े, लंग्स, फेफड़े या फुफ्फुस, स्पंज टाइप होते हैं, आप जैसे भी समझे। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ट्रैकिया टूटा, प्राइमरी ब्रोंकाई बन गई। कहाँ टूटा? T5 लेवल पे टूटा, दैट इज T5 लेवल। दो हमारे पास लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट वाला होता है, एक राइट वाला होता है। जैसे मैंने आपसे हार्ट पे चर्चा करी थी कि आप मेरे अपोजिट में है, मेरा लेफ्ट आपका राइट है और मेरा जो लेफ्ट है आपका राइट है और आपका लेफ्ट मेरा राइट है, यानी हम बिल्कुल अपोजिट देख रहे हैं। मैंने अपने लंग्स यहाँ से निकाले और ऐसे करके रख दिए, अपने लंग्स निकाले और एज इट इज़ यहाँ पर रख दिए। अब उनको रखने के दिए, अब हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी जो राइट वाला लंग्स पढ़ रहा है
एक्चुअल में वो लेफ्ट है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन उल्टा देख रहे हैं, और जो ये हमें लेफ्ट में दिखाई दे रहा है दैट इज राइट। ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। एक बात और मैं बता दूं, हृदय के लेफ्ट साइड में हर्ट होता है। वैसे तो हर्ट जो होता है हमारा वो सेंटर में होता है, बट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो हमको लेफ्ट में रहता है। तो इस कारण जो ये वाला हमारा लंग्स है ये छोटा होता है, थोड़ा यहाँ ना होके यहाँ होता है, ऐसे ये छोटा होता है। लेकिन जो हमारा ये होता है ये बड़ा होता है। लेफ्ट वाले लंग्स के 2 भाग होते हैं और राइट वाले लंग्स के 3 भाग होते हैं। इसके 2 भाग हैं और इसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो हम एक की बात करते हैं क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन है, बस भाग का अंतर है, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, मैं इसको मिटा देता हूं इस पार्ट को क्योंकि मुझे क्लियर दिखाना है। जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, थोड़ा सा, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये 2 भागों में दोबारा टूट जाती है। 2 भागों में दोबारा टूट जाती है, और इसके दोबारा टूटने से क्या होता है कि जो बनाती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, और इसमें भी कार्टिलेज होते हैं। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है उसके बाद ये फिर टूट जाती है, जिसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। लंग्स वाला एरिया मिटा देते हैं। ये फिर टूट जाती है और इसमें भी कार्टिलेज होते हैं। इसको हम टर्शियरी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मतलब तीसरा लेवल, इसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद क्या होता है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद ये फिर टूट जाती है बहुत पतली होकर इस प्रकार से। जब ये और ज्यादा टूट जाती है तो इसके अंदर अब कार्टिलेज नहीं पाए जाते, अब ये इसमें कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा। और देन जब कार्टिलेज नहीं पाए जाते तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। कौन सी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स, यानी पहली वाली ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई था, बस ब्रोंकाई में OELS वगैरह आपको लगा देना है। ब्रोंकियोल्स मतलब और भी छोटा, इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये दोबारा टूटती है और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स बनाती है, और सेकेंडरी फिर टूटेगी, वो बनाएगी फिर तीसरे नंबर की ब्रोंकियोल्स। मतलब पहले नंबर की इनिशियल होगी, फिर दूसरे नंबर की होगी, फिर होगी हमारी तीसरे नंबर की यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। मान के चलिए सेकेंडरी को हम छोड़ देते हैं और डायरेक्ट तीसरी लिख देते हैं, टर्मिनल। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होगा मतलब ये और भी तीसरे नंबर का होगा। जब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आता है उसके बाद में एक डक्ट लगी होती है जिसको बोलते हैं हम एल्वियोली डक्ट। एल्वियोली डक्ट। और ये एल्वियोली डक्ट जो होता है यही होता है जो बैलून से जोड़ देता है। यहां भी मानिए एल्वियोली डक्ट लगी हुई है और फाइनली बैलून लगा हुआ है। इसको आप बैलून यानी गुब्बारा मान लीजिए या फिर आप इसको एल्वियोली मान लीजिए, या तो बैलून आप इसको मान लीजिए या फिर इसको आप एल्वियोली मान लीजिए। अब इस कंडीशन में होगा क्या, यही है
छोटे छोटे बैलून आपके जो फेफड़ों में, लंग्स में पाए जा रहे हैं, यही हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड है। असली खेल इनका है। अब इनका जाल होता है हमारे दोनों लंग्स में, और इतना घना जाल होता है कि 600 मिलियन पाए जाते हैं। 600 मिलियन बैलून्स या एल्वियोली पाए जाते हैं, या फिर इसको हम एयर सैक भी बोलते हैं, या फिर वायु कोष्ठ बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं। ये 600 मिलियन, 600 मिलियन ये पाए जा रहे हैं। इतने बड़े आकार के होते हैं। अगर इनका आयतन देख लिया जाए तो जो टेनिस का कोर्ट होता है, टेनिस का कोर्ट अगर फैलाएं तो टेनिस के कोर्ट को पूरा घेर लेंगे। ये इतने बड़े होते हैं, मतलब एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। मतलब मानव की बॉडी है, इस पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं। काफी ज्यादा इनका क्षेत्रफल होता है, लेकिन क्या है कि अंदर बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, इसी कारण ये स्पंजी टाइप हैं। और यही हैं जिनका असली काम है, क्या नाम है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना या कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिलाना। कैसे मिलाना? क्योंकि इनके चारों ओर जो हैं केशिका यानी कैपिलरी, जो केशिका पढ़ा था हमने ब्लड में, केशिका ब्लड की सबसे छोटी जो एक ले जाने का पाइपलाइन या मार्ग है, उसको हम केशिका बोलते हैं। इसके चारों ओर लिपटी रहती हैं, जो इससे ऑक्सीजन लेती और देती इसका काम करती हैं। मतलब सांस हम वापस यहाँ से जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल से जाएगा, देन नेजल कैविटी से जाएगा, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में पहुंचेगा, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई टूटेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई टूटेगी, टर्शियरी ब्रोंकाई में जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई टूटेगी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में जाएगा, इनिशियल ब्रोंकियोल्स टूटेगी, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, देन सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स टूटेगी तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स टूटेगी तो एयर एल्वियोली डक्ट बनाएगा, और एल्वियोली डक्ट से जुड़ा होगा आपका बैलून यानी एल्वियोली, एयर सैक या वायु कोष्ठ। और ये पूरा प्रोसीजर होता है भैया, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसी के अनुसार हम देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अभी तक की बात क्लियर होगी। एक अभी तक की ये जो बात है ये फैक्चुअल हैं। एग्जाम में आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। नाम क्या है? वैसे हिंदी में पढ़ने की इन नामों को आप इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कठिन नाम है तो कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। फिर भी अगर आपको कोई भी वर्ड का इसमें हिंदी में नाम चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन कमेंट करने से पहले आप उसको खुद खोजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको हिंदी में उसका नाम बता दूंगा। अब बस हम इस पूरे प्रोसीजर को देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। अभी पूरा डायग्राम हुआ है रेस्पिरेशन सिस्टम का, यानी श्वसन तंत्र का। और श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं तो सवाल बनता है श्वसन का कि आखिर श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा बनाई जाती है। एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा बनाई जाती है और दो प्रकार से श्वसन होता है। जो श्वसन होगा वो दो प्रकार से होगा। पहला होगा वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा, यानी उसको हम ऑक्सी श्वसन बोलते हैं या वायवीय। वायवीय श्वसन बोलते हैं। दूसरा वायु की अनुपस्थिति में होगा तो उसको हम बोलते हैं अवायवीय। दो प्रकार से श्वसन होते हैं, पहला वायवीय देन दूसरा अवायवीय। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है श्वसन, ये भी तीन प्रकार का होता है। हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की बात करते हैं
तो ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। दूसरे नंबर पे चलिए बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन होता क्या है, या फिर पहले नाम पे देख लेते हैं। पहले नंबर पे बाह्य श्वसन होता है, और दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एक एक करके बात करके ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक एक करके ही बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी नहीं तो। वायवीय श्वसन वैसे तो 3 प्रकार का होता है। अब इसमें से हम ए टाइप ले लेते हैं, जिसको बाह्य श्वसन बोलते हैं। बाह्य श्वसन जो होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है भैया ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। इसके 2 भाग हो गए। कैसे 2 भाग हो गए? पहला भाग हुआ कि हम सांस ले रहे हैं, और दूसरा हम छोड़ रहे हैं। हमने ली ऑक्सीजन और छोड़ी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में गैसों का एक्सचेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। तो इस आधार पर जो बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है उसका सांस लेना और छोड़ना, क्या लेना भैया? ऑक्सीजन लेना, देन CO2 छोड़ना। वो एक अलग बात है कि छोड़ने के दौरान भी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, बट कम। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी विनिमय, गैसों का विनिमय। एक्सचेंज हो जाना यानी बदल लेना। होता कैसे है भाई? सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो देखिए 2 कहानी है यहाँ पे। आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो पसली यानी जो आपकी रिब्स हैं, ये वाली, ये जो रिब्स हैं, इनके अंदर सेफ रहते हैं। आपकी रिब्स हैं यहाँ पे, ये रिब्स हैं, और यहाँ पर एक हड्डी लगी हुई है, जो एक हड्डी है, और यहाँ से रिब्स निकल रही हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ रिब्स निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक हड्डी होती है। और ये जो बीच वाली हड्डी होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है, और इस हड्डी का नाम होता है भैया स्टर्नम। इस हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं, जिससे हमारी पसलियां निकली रहती हैं कुछ इस प्रकार से। पसलियां दैट मीन्स रिब्स, ये निकली रहती हैं कुछ इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, क्योंकि पसलियां हैं, तो पसलियों के बीच में, जो 2 पसलियों के बीच में ये एरिया बैठ रहा है, ये वाला जो एरिया पड़ता है, इसमें मसल्स होती है। मान के चलिए ये मैं 2 उंगली आपके पास ऐसे दिखा रहा हूं, ये 2 उंगली ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऊपर रिब्स, ये नीचे भी रिब्स, दोनों पसलियां हैं। एक मसल इसके इधर साइड होगी और दूसरी मसल इसके बैक साइड होगी, यानी डबल मसल से कवर होगा एरिया। आगे भी मसल होगी और पीछे भी मसल, मतलब बाहरी तरफ भी मसल है, और इसके साथ में ये अंदर की साइड, रिब्स के अंदर भी मसल है। और ये जो मसल है, इसको हम कैसे देखते हैं? जो बाहर वाली मसल पड़ेगी, जो बाहर वाली मसल होगी, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो बाहर वाले पड़ेगी, रिब्स के बाहर की तरफ जो होगी। देखिए काफी कंसेप्चुअल सिद्धांत है ये सब चीजें। और फिर मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा वीडियो अच्छी लग रही है, खराब। अच्छी नहीं लगती तो बताया करिए। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, यानी ये रिब्स हैं, तो इसके बाहर जो होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होगा। और इसके बैक साइड, यानी इधर जो हो रहा है, इधर वाला, देखिए पलट दिया, इधर जो है उसको हम बोलेंगे, इधर अंदर की तरफ जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल।
इस तरीके से होगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पर आपका लंग्स पाए जाते हैं, मान के चलिए एक लंग्स ये रहा और एक लंग्स ये रहा, ये दो लंग्स हैं आपके, तो जहां पर आपके लंग्स पाए जाते हैं इस लंग्स से जुड़ी एक संरचना होती है इस प्रकार से, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये जुड़ी हुई है यहाँ पे, और जो हमारे लंग्स हैं वो साइड में से भी जुड़े होते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो ये पूरी बॉडी है, मान के चलिए बॉडी का ये पूरी बॉडी का खोल है, खोखला है, इस ऊपर वाले भाग को, पूरी बॉडी के खोल को हम सीलोम बोलते हैं, सीलोम। और सीलोम में जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम थैरोसिक कैविटी बोलते हैं, और नीचे वाली को बोलते हैं, नीचे वाले भाग को एब्डोमिनल कैविटी। और ये दो भागों में बांटने का काम करता है डायफ्राम। जो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे वाला भाग होगा एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा, देन ऊपर वाला जो भाग है वो थैरोसिक कैविटी कहलाएगा। हमारे लंग्स जो हैं वो इस डायफ्राम से चिपके होते हैं, डायफ्राम से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, और साइडों में से भी लगे होते हैं। अब होता क्या है, हमने बोला कि भाई सबसे पहला काम है हमारे बाह्य श्वसन में सांस लेना, यानी ब्रीथिंग करना, कार्बन CO2 ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन के साथ भाई बाकी गैसें भी जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के दौरान, और 0.03% हम CO2 लेते हैं। लेकिन आपको कहीं पर 0.03 की जगह 0.04% CO2 मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी गैसें लेते हैं भाई, नाइट्रोजन है 78% है, बाकी सब चीजें भी हैं। लेकिन क्या होता है, ये हमारी लेने की प्रोसेस में है, बाकी गैसें जैसे लेते हैं एज इट इज वापस निकाल देते हैं, लेकिन ये हमारे लेने का प्रोसेस है। और जब हम इसको छोड़ते हैं तो लगभग 16 से 17% उसमें ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3.6% होती है, या 4.6 के आसपास, लगभग 4.5% या 3.5% होती है। मुझे एग्जैक्ट उसको थोड़ा याद नहीं है, कंफर्म 3.6% होती है, लगभग 3.5% के बराबर होती है CO2 जब उसको छोड़ते हैं। ली थी हमने लगभग इतनी और छोड़ी लगभग इतनी, वही कहानी। अब ये हम सांस लेते और छोड़ते कैसे हैं, एक सवाल बनता है कि हमारी ऐच्छिक प्रक्रिया है सांस लेना और छोड़ना, या हमारी मजबूरी है। आप लोग कुछ समय के लिए अपने सांस को बेशक रोक सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद सांस को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो सांस है ऑटोमेटिक अंदर जाएगी, क्योंकि सांस आप नहीं ले रहे हैं, आप मजबूरी में सांस जा रही है। आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है कि बाहर से हवा शरीर के अंदर आए। वो कैसे कर रही है वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके लंग्स फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सांस आए यानी हवा आए, तो हवा तो मौजूद होती नहीं, पानी अंदर चला जाता है, देन ब्लास्ट हो जाते हैं फेफड़े। वापस देखते हैं यहां पे हमारी रिब्स के दोनों तरफ मसल होते हैं। बाहरी तरफ जो मसल है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहा, और अंदर की तरफ जो है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहा। अब उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में ये बात बनती है कि हमारा जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम की एक पेशी होती है जिसको हम रेडियल पेशी बोलते हैं। रेडियल पेशी है ये वाला एरिया, और ये डायफ्राम जो है हमारा इस तरह गुंबदाकार ना होकर इस प्रकार हो जाता है। मतलब डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाएगा, और जब लंग्स दोनों डायफ्राम से चिपके हुए हैं तो भैया लंग्स भी लंबे होंगे, थोड़े से लंबे होंगे।
उसके साथ में जो हमारी रिब्स के बाहर मसल मैंने बताई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो बाहरी मसल सिकुड़ जाएगी। और जब बाहर की तरफ से मानिए ऐसे है, जब यहां से सिकुड़ेगी तो भैया पीछे वाली फैलेगी। अगर दो चीजें हैं, मान के चलिए आप कुछ इस प्रकार से कि ये हमारी मसल हो, ये रिब्स हो गई, और ये मैं दूसरा मार्कर इसके बीच में लगा दूं कि अगर इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में मान के चलिए ऐसे, अगर मैं यहां से दबाऊंगा तो यहां से उठेगा और यहां से दबाऊंगा तो यहां से उठेगा। कुछ इस प्रकार से होगा, एक तरफ से दबाने से दूसरा एरिया ऑटोमेटिकली उठ जाता है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जब हमारा बाहरी मसल दबता है तो पीछे वाला मसल फैलेगा, यानी जब हमारा बाहरी मसल दबेगा तो हमारी रिब्स ऊपर की तरफ चढ़ेंगी और साथ में स्टर्नम भी चढ़ेगी ऊपर की तरफ। आप लोग अपने इस पे चेस्ट पे हाथ लगा के देखिएगा या महसूस करके देखिए या ऐसे देखिए कि जब आप सांस लेते हैं तो रिब्स भी ऊपर को चढ़ती हैं और ये स्टर्नम भी ऊपर को चढ़ती है, यानी सांस ले रहे हैं इसलिए नहीं चढ़ रही, वो चढ़ रही है, आप इसलिए सांस लेते हैं। होता क्या है, पहले नंबर पे ये आपकी रिब्स वगैरह क्योंकि बाहरी मसल सिकुड़ जाती है तो रिब्स ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ चढ़ती है। इनके ऊपर चढ़ने के साथ में हमारी रेडियल पेशी नीचे चली जाती है, यानी अंदर जो आयतन है, आयतन बहुत ज्यादा हो जाता है लंग्स का और उसके अंदर वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम यानी निर्वात जैसी स्थिति, लेकिन टोटली निर्वात नहीं होता क्योंकि इनमें जो मैंने एयर सैक बताए, जो बैलून बताए, उनमें हवा भरी रहती है, थोड़ी हवा भरी रहती है, लेकिन आयतन के मुकाबले आयतन ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा आयतन हो गया तो उस आयतन को ज्यादा वो कंप्लीट करने के लिए, उसको भरने के लिए बाहर से हवा की आवश्यकता होती है और उस ज्यादा आयतन में हमारी नाक से होते हुए हवा जाती है और उस आयतन को कंप्लीट कर देती है। ये पूरा प्रोसीजर हुआ, यानी रेडियल पेशी सिकुड़ गई, स्टर्नम ऊपर हो गई और हमारी रिब्स ऊपर हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी बाहर की जो मसल है हमारी रिब्स के बाहर, ठीक है, इसको हिंदी में बाह्य अंतर पार्श्विक कहते हैं, बड़ा कठिन नाम है इसलिए मैंने नहीं बताया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो सिकुड़ी, स्टर्नम ऊपर गई, रिब्स ऊपर गई, देन रेडियल पेशी नीचे गई, आयतन बढ़ गया इसका और सारी हवा हमारे लंग्स में चली गई। ये एक प्रोसीजर हुआ कि हमारी हवा लंग्स में चली गई। अब उस हवा से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, देन ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी समतल हो चुकी थी रेडियल पेशी, अब रेडियल पेशी क्या होगा, वापस गुंबदाकार हो जाएगी, दोबारा वापस गुंबदाकार हो जाएगी, यानी जो फेफड़े लंबे हुए उनको छोटा किया, आयतन घटाया, दबाव डाला। और अभी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ी थी, अब क्या होगा, अब हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेगी, यानी रिब्स के बैक साइड वाली जो मसल है वो सिकुड़ेगी और हमारे लंग्स को भींचेगी। भींचने से क्या होगा, लंग्स का आयतन घटेगा और जब आयतन घटेगा तो दबाव बढ़ेगा। आप ऐसे मानिए, आप एक बैलून में हवा भर दीजिए और जब आप बैलून में हवा भरते हैं ना तो उसको भरने के बाद में आप दबाइए। जब आप उसको दबाएंगे तो क्या होगा, उस पर तनाव पड़ेगा और उसके रास्ते से जो उसका जहां से आपने हवा भरी थी वहां से हवा निकलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी और अगर नहीं निकल पाएगा तो वो बैलून ब्लास्ट कर जाएगा। वही कंडीशन यहां पर है। हमारी जो रेडियल पेशी प्लेन थी यानी समतल हो चुकी थी, अब वापस गुंबदाकार हो गई, उसने प्रेशराइज किया लंग्स को और हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यानी हमारी रिब्स के पीछे वाली जो मसल है उसने सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, उसने भी दबाव डाला लंग्स पे और जब लंग्स पे नीचे से और साइडों से दबाव पड़ा तो इसके अंदर जितनी भी हवा थी इसने ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दी। ये पूरा ब्रीथिंग का कंसेप्ट है, पूरा का पूरा ब्रीथिंग का कंसेप्ट है कि सांस ली कैसे जा रही है और सांस छोड़ी कैसे जा रही है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
सांस लेने और छोड़ने के दौरान में जो गैसों में बदलाव हुआ है वो कैसे हुआ। तो उसकी कहानी ये रही कि भाई जब हमारी, देखिए मैंने इसके अंदर आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताया था, बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी दोनों के मिला के लगभग 600 मिलियन, 600 मिलियन होते हैं दोनों के बराबर। 1 मिलियन में भाई 10 लाख होते हैं, 10 लाख की गुणा 600 में कर दो तो हिंदी में निकल के आ जाएगा कितना होगा। इसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ जो होती हैं वो ब्लड की केशिकाएं होती हैं, यानी ब्लड लिपटा चिपटा रहता है। जब ब्लड उसमें लिपटा चिपटा रहता है तो कहानी बनती है कि हमारे इस वाले बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जब ऑक्सीजन आती है तो उसका दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि भाई 21% है। जब हमने ऑक्सीजन ली तो 21% थी और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लगभग 3.6% है, उसका दबाव कम है। तो ऑक्सीजन उसको घेर लेती है और ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर सैक में आ जाती है। ऑक्सीजन का ब्लड में चला जाना एयर सैक से यानी बैलून से या एल्वियोली से, और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एयर कोस्ट में आ जाना, एल्वियोली में आ जाना, यही कहलाता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का विनिमय कहलाता है। और इस गैसों के विनिमय के बाद जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसमें एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये हमारा बाह्य काम हुआ। वायवीय श्वसन के 3 काम मैंने बताए हैं। पहला काम हो गया हमारा बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और जो अब हमारा दूसरा काम है, जो दूसरा काम है वो है भैया गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, कौन सी गैस का परिवहन होता है? गैस यानी O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन, ये 2 गैसों के परिवहन है। ऑक्सीजन का देन कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक अलग बात है, नाइट्रोजन वगैरह जैसे जा रही है और वैसे ही आ रही है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। O2 का परिवहन, NCO2 का परिवहन। तो पहले नंबर पे O2 के परिवहन की बात करते हैं। हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद में हमारी जो O2 है, हमारी O2 का ब्लड वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों से एक बात करी थी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। कैसे करता है हीमोग्लोबिन? उसका नियम होता है कि हीमोग्लोबिन दैट मीन्स Hb, और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो HbO2 बनाता है, यानी इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, HbO2, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये रहता है। लेकिन ये बात कंप्लीटली नहीं है। उस वाले लेक्चर में जो बात हुई थी वो उसकी दृष्टिकोण से तो ठीक थी, लेकिन अब अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो भैया 2 लोग लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से। भाई ऑक्सीजन को लंग्स में पहुंचाने का काम हमारी नाक का रहा, ट्रैकिया का रहा और बाकी सब का रहा। लेकिन लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने के बाद ब्लड में जो मिला रहा है ये प्रोसीजर है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन से क्रिया करी, लेकिन जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है वो 98.5% लेके जा रहा है मात्र। बाकी जो बची 1.5% आपकी ऑक्सीजन है उसको प्लाज्मा ही लेके जाता है। आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो लेकर जाता है, ठीक है, ये लेके चला गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसको हम प्लाज्मा में लाते हैं, कार्बो एमिन यौगिक के रूप में लाते हैं या बाइकार्बोनेट्स के रूप में लाते हैं। वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल होती है वाटर में, पानी में बड़े आराम के साथ घुल जाती है, पानी में विलय होती है। भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में विलय होती है। कैसे? आप लोग थम्स अप, लिम्का और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला,
फिज विज जितना भी आइटम चलता है ये जैसे ही आप पीते हैं आपकी जीभ पर लगते ही सेंसेशन उत्पन्न कर देता है। मतलब सेंसेशन मतलब कुछ चिलमिलाहट सी होने लगती है आपकी जीभ पे, आपके माउथ में। वजह क्या है? क्योंकि वहां पर उस वाटर में, वो पानी ही तो था, पानी में उन्होंने CO2 सॉल्यूबल कर दिया, CO2 मिला दिया उन्होंने, और CO2 पानी में बड़े प्यार से आराम से मिल जाता है भैया। थोड़ी देर आप उसको उघाड़ के रखिए, उसका CO2 निकल के भाग जाएगा, उसको दैट वो वाटर लगेगा, आपको मीठा पानी मात्र लगेगा, थोड़ी देर बाद उसका CO2 भाग लेगा निकल के, ठीक है। तो उसमें CO2 उन्होंने मिला रखा था। उसी तरीके से ब्लड का काम है, ब्लड में जो हमारा भैया CO2 है वो आराम से घुल जाता है, लेकिन कौन से भाग में? प्लाज्मा में कार्बोएमिन यौगिक के रूप में आएगा और बाइकार्बोनेट्स के रूप में आएगा। ये हमारा वायवीय श्वसन का दूसरा काम है। और जब हम तीसरे काम की तरफ चलते हैं तो उसको बोलते हैं भैया इंटरनल रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन में बाह्य श्वसन हो गया, गैसों का परिवहन हो गया, तीसरा इंटरनल श्वसन यानी आंतरिक श्वसन। एक बाह्य श्वसन हो गया, बाह्य श्वसन में हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया भाई, अंदर तक लेके जाने की बात रही। अब आंतरिक श्वसन जो इसका तीसरा काम है, आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल आपका रेस्पिरेशन है, जो आंतरिक श्वसन है, इसमें क्या होता है भाई? आंतरिक श्वसन में भाई हमने पहले ले ली ऑक्सीजन, हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुंच गई, फेफड़ों से हमने ब्लड में मिला दी। ब्लड कहां तक लेके जा रहा है? तो ब्लड उसको लेके जा रहा है भैया कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक लेके जा रहा है। और जब ब्लड उस कोशिकाओं तक लेके जा रहा है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज भी मिली हुई है, अब क्या होगा? कोशिकाओं में पहुंचने के बाद अगर सफिशिएंट मात्रा में पहुंचती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो पहुंच ही रही है भाई बराबर, सफिशिएंट मात्रा में मतलब संतुष्टि प्राप्त करने वाली मात्रा तक अगर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो कोशिका एक्सचेंज करेगी गैसों का, कोशिका अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी जो उसने ऊर्जा बनाने में ली थी, और ऑक्सीजन ले लेगी, ग्लूकोज है ही उसके पास, या फिर ब्लड से ले रही है बराबर ग्लूकोज। होता क्या है? क्रिया करेगी। क्रिया करने के बाद, क्रिया कौन करता है भाई? देखिए कोशिका, ये बात नहीं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। कोशिका में मान के चलिए जिस तरीके से एंटर करता है ऑक्सीजन वगैरह, तो जो इसका प्लाज्मा है ना, कोशिका का प्लाज्मा या कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य पायरुवेट्स बना देगा, पायरुवेट्स बना देगा। और ये पायरुवेट्स क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की बराबर मात्रा है यानी वायवीय श्वसन है तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा मामला, और अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ना जाकर यहीं पे एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन की बराबर मात्रा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी बना देगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना देगा। यानी आंतरिक श्वसन में जो हम C6H12 और O6 यानी जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है इसको हम कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। ईंधन यानी क्योंकि कोशिका में जलेगा, कब जलेगा? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति है, साथ में क्या बनाएगा? इसके लिए एक रिएक्शन होता है भैया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2, उसके बाद हमारा CO2 बनेगा, फिर H2O बनेगा, देन प्लस एनर्जी बनेगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली हो गई हमारी कोशिका में जो क्रिया हो रही है। जो ये जल है इसको ब्लड में मिलाएंगे, किडनी से छान देंगे, कैसे छनता है वो आगे बताएंगे। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भैया बाइकार्बोनेट्स, कार्बोएमिन यौगिक के रूप में या फिर प्लाज्मा में मिलाकर भेज दिया जाता है फेफड़ों तक, और फेफड़े भैया नाक से बाहर कर देते हैं उसको। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि इसको कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। ये जलने के बाद इसने बनाया ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका मतलब हमारी जो कोशिका होती है ग्लूकोज के जब एक अणु को जलाती है तो भैया 38 ATP बनाती है।
38 एटीपी बनाती है। ये बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, जो बंडल ऑफ एनर्जी कोशिका में जलते रहते हैं और भैया ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन कई बार समस्या होती है हमारे साथ में, और समस्या ये होती है कि हमारी जो ऊर्जा है वो बनती रही है, मतलब हम आज ही गए जिम चले गए, साल भर तक कुछ किया नहीं, घर पे ठाली रहे, लेट मारी आराम से, और आज ही जिम चले गए। जिम में जाने के बाद हमने कर दी कसरत, कसरत करने के बाद 3-4 दिन तक हमारे कंधों में टांगों में दर्द हो रहा होता है। वजह क्या होता है? हमारी जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है वो कंप्लीट रूप से बर्न नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जिससे हमारे यहाँ पर जब ये पायरुवेट्स बन जाएगा तो उसके बाद में एनर्जी पर्याप्त ना होने की वजह से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की कमी से बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में यानी मांसपेशी में इकट्ठा होता रहेगा, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां दर्द करेंगी अब 2-4 दिन तक। और जब तक वो लैक्टिक एसिड, वही लैक्टिक एसिड जो दूध में बन जाता है और दही बन जाती है, वो लैक्टिक एसिड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दर्द होता रहेगा, बराबर दर्द होता रहेगा। एक सवाल छोड़ देता हूं, कोई भी कमेंट करके बताइएगा। आप में से जो भी कमेंट करता है मैं अगली वीडियो में नाम ले दूंगा उसका। हम लोग दौड़ मारते हैं क्योंकि सांस की बात चल रही है, और आप में से बहुत सारे लोग दौड़ मारते हैं। रनिंग जब आप लोग करते हैं तो रनिंग करने के दौरान सांस फूलती है, सांस चढ़ती है, बहुत सांस चढ़ती है। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, भाई रनिंग कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो आपकी सांस बराबर चल रही है, बहुत तेज रफ्तार में चल रही है। बट जब आप रुक जाते हैं ना तो भी आपकी सांस चलती रहती है। अब तो आप बैठ गए, लेट गए, कुछ भी कर रहे हो, तभी भी आपकी सांस चलती रहेगी। रीजन बताइएगा कमेंट करके कि रनिंग करने के दौरान तुरंत रुकते हैं तो आपकी सांस चलती रहती है, भैया क्यों? और इस क्वेश्चन के साथ मैं बात यहीं समाप्त कर देता हूं। वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आलकस मत करिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, थैंक यू।